तो तुम्हारा बरसक के 8th पार्ट में स्वागत है। और अभी तक हमने सारे प्रोलॉग्स कवर कर लिए हैं और आज हम चैप्टर 1 से कहानी को स्टार्ट करेंगे। बरसक की स्टोरी यूरोप के मिडिवल टाइम की है। ये पहले मैंने बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें वैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर तुमने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे बर्जर्क चैप्टर 1 सोर्ड विंड। तो अब जो कहानी स्टार्ट होती है उसमें 3 साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि एक वॉर हो रही है जिसमें एक राजा है मिडलैंड का और दुश्मन की आर्मी उसकी आर्मी पर भारी पड़ रही है। राजा कहता है, एक छोटी सी आर्मी हम पर इतनी भारी कैसे पड़ रही है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता ये नाइट्स कितने भी ताकतवर हो, लेकिन क्या हमारे मिडलैंड में ऐसा कोई नहीं जो इनका सामना कर सके। तभी उनसे लड़ने के लिए मिडलैंड की तरफ से एक सोल्जर आता है और हेलमेट देखकर तुम बता सकते हो कि वो गट्स है, जो अब एक 18 साल का लंबा चौड़ा मर्द बन गया है। फिर वो अकेले ही उन सबको काटना चालू करता है। ये देखकर दुश्मन की आर्मी एकदम से भौंकला जाती है और उनका फॉर्मेशन पूरी तरह टूट जाता है। और इतने वो अपने आप को संभाल पाते कि तभी पीछे से ग्रिफिथ और बाकी की हॉक्स उन पर अटैक कर देते हैं और उनके ज्यादातर सोल्जर्स को मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस ही जाना पड़ता है और मिडलैंड का जीत का झंडा वहां लहरा दिया जाता है। वापस आने पर गट्स की सब तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे बिना डरे उसने अकेले ही उन सब से लड़ाई की। गट्स अपने साथियों से कहता है, माफ करना मैं अकेले ही उनसे लड़ने चला गया। तभी कैस का गट्स को बुलाती है और उस पे चिल्लाने लगती है, तुम क्या सोच रहे थे, अपनी टीम को पीछे छोड़कर उनसे अकेले लड़ने चले गए। तुम्हारी यही मनमानी हम सबको एक दिन मरवाएगी। तुम 3 साल में बिल्कुल नहीं बदले, आज भी तुम्हें अपने साथ वालों की कोई परवाह नहीं। यू आर जस्ट अ मैड डॉग। अब ये सुनकर गट्स को गुस्सा आ जाता है और वो कैस्का को कहता है, क्या कहा तुमने, हिम्मत है तो फिर से कहना। तभी वहाँ ग्रिफिथ आकर उन्हें रोकता है और कहता है, तुम जाओ कैस्का, मैं इसे समझाता हूँ। कैस्का कहती है, तुम ही इसे सर पर बैठाकर बिगाड़ रहे हो। ग्रिफिथ कहता है, तुम्हारा और कैस्का का रिलेशन 3 साल में भी चेंज नहीं हुआ। गट्स कहता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मुझे अपने साथियों की फिक्र है और आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। ग्रिफिथ कहता है, फिक्र मत करो, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने अपना प्लान भी उसी के हिसाब से बनाया था। फिर हम देखते हैं कि मिडलैंड के राजा ग्रिफिथ को अपनी तलवार से सम्मान दे रहे होते हैं और इसी के साथ बैंड ऑफ हॉक्स को राजा की देश की एक आर्मी घोषित कर दी जाती है। पीछे खड़े लोग बातें कर रहे होते हैं, इन जैसे छोटे मर्सनरीज को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया जा रहा है। कुछ कहते हैं, लेकिन इन हॉक्स की वजह से ही हम ये जंग जीत पाए। पीछे खड़ा कॉर्कस कहता है, हम हॉक्स की ताकत इतनी है कि इन सारे लोगों को ना चाहते हुए भी हमें सम्मान देना होगा। कैस्का कहती है, अब जब हम मिडलैंड आर्मी के एक पार्ट बन चुके हैं तो अब से तुम अपना मुंह बंद रखना भी सीख लो। कॉर्कस कहता है, हाँ लेफ्टिनेंट, कैस्का समझ गया। कैस्का फिर नोटिस करती है कि गर्ड्स वहां उस सेरेमनी में नहीं था। हम देखते हैं कि गर्ड्स बाहर अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर 2 नॉसफेरटु ज़ोद्दो पार्ट 1। चैप्टर शुरू होता है एक अटैक से जहां हॉक्स की आर्मी एक कैसल को कब्जा करने की योजना बना रहे होते हैं। आधी टीम गट्स के साथ कैसल के पास होती है और बाकी टीम ग्रिफिथ के साथ पीछे चोटी पर होती है। तभी उधर से उनका सोल्जर रिपोर्ट देने के लिए आता है। वो कहता है कि कैप्टन गट्स और उनकी टीम ने कैसल को घेर लिया है, लेकिन दुश्मनों का एक बंदा काफी ताकतवर है। सब हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक बंदे ने इन सब को रोक के रखा है। पीछे से जूदो कहता है, बैटल शुरू होने से पहले मैंने सुना था कि नॉसफेरटु ज़ोद्दो ने दुश्मन की आर्मी को ज्वाइन किया है। पिपिन कहता है, ये कौन है। रिकेट कहता है, तुम्हें नहीं पता, अभी तक सारे मर्सनरीज में वो सबसे खतरनाक है। जिस भी बैटल में वो जाता है वह लाशों का पहाड़ बन जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसके नाम का खौफ 100 साल से ज्यादा, इसीलिए उसे सब इमोर्टल नॉसफेरटु ज़ोद्दो भी कहते हैं। कॉर्कस कहता है, ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास मत करा करो। तभी हम देखते हैं कैसल के पास सब गट्स को रोक रहे होते हैं। गट्स कहता है, मुझे छोड़ दो, 1 घंटा हो गया है, मैंने अपने 50 सोल्जर्स उसमें भेजे थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। तभी उनका एक सोल्जर वहां से बाहर निकलता है जो कि राइट तरफ से कटा हुआ होता है। वो अपनी आखिरी सांस में कहता है, नॉसफेरटु ज़ोद्दो। सबको लगने लगा था कि वो सिर्फ रूमर्स नहीं थे ज़ोद्दो के बारे में। गट्स कहता है, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला जाकर उसे मारूंगा। अंदर जाते हुए उसे हर जगह बस लाशें ही दिख रही होती है और जब वो आगे जाता है
और जो उसे वहां दिखता है वो देख वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके कई सारे सोल्जर्स की लाशों का ढेर बना हुआ है और उसके साइड में नॉसफेरतो ज़ोद खड़ा है। गार्ड्स गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए जाता है और तभी ज़ोद भी अपनी तलवार घुमाता है, जिसकी वजह से गार्ड्स पीछे दीवार में जाकर लगता है और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर 3 नॉसफेरतो ज़ोद पार्ट 2। गार्ड्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान के पास इतनी ताकत कैसे है। ज़ोद कहता है, क्या बात है, तुमने मेरे वार को सह लिया, और फिर उस पर दोबारा अटैक करता है जिसे गार्ड्स डॉज कर देता है, लेकिन पीछे खड़ा पिलर वो पूरा काट देता है और दोबारा तलवार घुमाने पर गार्ड्स अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोद अपनी ताकत से उसे उड़ा देता है। गार्ड्स कहता है, ये बंदा इंसान तो हो ही नहीं सकता, अभी तक मैं जितनों से भी लड़ा वो सब इसके सामने चींटी बराबर हैं। ज़ोद कहता है, कमाल की बात है, 50 सालों में पहली बार कोई इंसान मेरे वार से बच पाया है। गार्ड्स समझ जाता है इसका लेवल अलग ही है, इसके हमलों को मैं डॉज कर ही नहीं सकता। अब उस पर कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। ज़ोद उसकी स्ट्रेटेजी समझ जाता है। अच्छा, तो तुम ये सोच रहे हो, चलो फिर देखते हैं कि तुम में कितना दम है। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसमें गार्ड्स अपने स्किल को यूज करके उसकी तलवार को काटने में कामयाब रहता है और इसी वार से उसका शोल्डर कट जाता है और फिर तुरंत तलवार घुमाकर उसके हाथों को भी काट देता है। लेकिन ज़ोद उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है, इनक्रेडिबल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इतना गहरा घाव दिया है। और फिर ज़ोद की बॉडी चेंज होने लगती है, जिसे देखकर गार्ड्स घबराने लगता है। ज़ोद कहता है, मैं 300 सालों से इंसानों को मार रहा हूं, और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर 4 नॉसफेरतो ज़ोद पार्ट 3। हम देखते हैं कि ज़ोद एक मॉन्स्टर में बदल चुका है, वो साइज में काफी बड़ा हो गया है और उसके 2 सींग भी निकल आए हैं। उसे ऐसा देखकर गार्ड्स के पैर कांपने लगते हैं। ज़ोद कहता है कि 300 सालों से मैंने अपना ये असल रूप नहीं लिया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, जब भी मैं तुम जैसे अपोनेंट से लड़ता हूँ मुझे इतना मजा आता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए अब मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और उसको अपना एक कस कर पंजा मारता है। गार्ड्स पिलर तोड़ते हुए जाकर गिरता है। गार्ड्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मॉन्स्टर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर गार्ड्स जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसे डॉज करके उसके सींग पर अटैक करता है, लेकिन उसकी टफ स्किन के सामने उसकी ताकत बेकार थी। उसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, बस इतना ही दम था, और उसकी बॉडी को अपने हाथों से कुचलने लगता है कि तभी पीछे से ग्रिफिथ और उसकी टीम उस पर तीर बरसाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। गार्ड्स कहता है, तुम सब यहाँ क्यों आए, जल्दी वापस जाओ। लेकिन तब तक ज़ोद एक ही झटके में उनके सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। ग्रिफिथ बचे हुए सोल्जर्स को कहता है वापस जाने के लिए और खुद गार्ड्स को उठाने के लिए जाता है। गार्ड्स कहता है, तुम यहाँ क्यों आए। ग्रिफिथ कहता है, अभी इसके लिए टाइम नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब उनके सामने ज़ोद खड़ा होता है। वो कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम, वो भी जिंदा। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर 5 नॉसफेरतो ज़ोद पार्ट 4। ग्रिफिथ कहता है, गार्ड्स तुम लेफ्ट जाओ और मैं राइट जाता हूँ। जैसे ही ज़ोद उन पर अटैक करता है वो स्प्लिट हो जाते हैं और फिर ग्रिफिथ अटैक करके उसका लेफ्ट हैंड उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो गार्ड से कहता है, जब तक वो नीचे गिरा हुआ है चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी पीछे से ज़ोद अपनी पूंछ से हमला करके ग्रिफिथ को उड़ा देता है। ज़ोद कहता है, ये क्या हो रहा है, आज मुझे ऐसे इंसान क्यों मिल रहे हैं जिनके पास ऐसी काबिलियत है जो मेरे शरीर तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर वो गार्ड्स पर अपने कटे हुए हाथ से हमला करके उसे उड़ाकर फेंक देता है और फिर ग्रिफिथ को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका बीलिद देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, एग ऑफ द किंग, ये क्रिम्सन कलर का बेलिद जो गॉड हैंड से रिलेटेड है वो इस जवान लड़की के पास क्या कर रहा है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर वो मुक्का मार के ऊपर की छत तोड़ देता है और गार्ड से कहता है, आज हमारी बैटल यहीं खत्म होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा। अगर तुम इस शख्स को अपना दोस्त मानते हो तो तैयार रहना, इसके सपनों के लिए तुम्हारा मौत से सामना होगा जिससे तुम भाग नहीं सकते। और फिर वो अपने पंख खोलकर वहां से उड़ जाता है। फिर कैस्का आकर ग्रिफिथ को उठा लेती है और बाकी गार्ड्स के बंदे उसे उठा लेते हैं। गार्ड्स फिर ग्रिफिथ को देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी कैस्का उस पर चिल्लाकर कहती है, इसे छुओ मत, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर 6
मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड्स पार्ट 1। ये चैप्टर शुरू होता है मिडलैंड के कैसल से, जहां जोद वाले हादसे के बाद काफी बातें बन रही थी कि कैसे जूदा कैसल पर हॉक्स का सामना एक मॉन्स्टर से हुआ और वहां उनके कितने सारे सिपाही मारे गए। तभी हम देखते हैं कि घायल हुआ गर्ड्स लाठी लेकर ग्रिफिथ को देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है कि बाकी के हॉक्स के मेंबर भी वहां बाहर खड़े हुए हैं। जो तो कहता है कि अभी हमें बाहर ही वेट करना होगा क्योंकि अंदर ऊंचे घराने के कुछ लोग ग्रिफिथ से मिल रहे हैं। ये तो होना ही था, आखिर वो बैंड ऑफ हॉक्स का लीडर जो है जिसने आज तक कोई बैटल नहीं हारी। उसके बाद भी गर्ड्स अंदर जाने लगता है। क्या इसका कहती है तुम पागल हो क्या, सुनाई नहीं दिया कि जूदो ने क्या कहा? गर्ड्स कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं सिर्फ अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, इसमें रैंक कहाँ से बीच में आ गई। गेट पर खड़े गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन गर्ड्स कहाँ ही रुकने वाला था, वो उन्हें टांग अड़ा कर गिरा देता है और जैसे ही वो अंदर जाने लगता है कैस का आकर उसके मुंह पर एक कस के घुसड़ मारती है जिससे गर्ड्स हिल जाता है और कहता है अब ये किस लिए। वो देखता है कि कैस का रोने लगती है। वो कहती है क्यों तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो और आखिर क्यों ग्रिफिथ तुम्हें इतना पसंद करता है। फिर गर्ड्स वहां से चला जाता है। फिर रिकेट कहता है मैं समझ रहा हूँ गर्ड्स को कैसा लग रहा है। जब से हम मिडलैंड में शामिल हुए हैं ऐसा लगता है कि ग्रिफिथ हमारे पास होने के बाद भी हमसे कितना दूर है। अब हम उससे उतनी बात भी नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि गर्ड्स कैस्का की बात को सोचते हुए गुस्से में अपनी तलवार को तेजी से घुमा रहा होता है। तभी वहां ग्रिफिथ आकर बोलता है इतना भी गुस्सा मत करो, क्या बात है तुम अभी इसे तलवार भी घुमाने लगे, जबकि तुम तो मेरे से भी ज्यादा इंजर्ड थे। उन बड़े एरिस्टोक्रेट से बात करना कितना पका हुआ है, लेकिन इस किंगडम के लिए मुझे एक करना पड़ता है। नॉस्फेरातु ज़द, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा भी कोई मॉन्स्टर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हम उससे बचे कैसे। गर्ड्स कहता है तुम्हारा नेकलेस। जैसे ही उसने उसे देखा वो तुरंत ही वहां से चला गया। ग्रिफिथ कहता है क्या कह रहे हो, इसमें ये भी ताकत है। फिर गर्ड्स कहता है आई ओ यू अगेन, तुमने 3 साल पहले भी मुझे बचाया था और अब फिर से तुमने अपनी जान को जोखिम में डाला मुझे बचाने के लिए। तुम्हारे जैसा बंदा ऐसा कभी नहीं करता, तो फिर क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। ग्रिफिथ कहता है फिर से तुम्हारा वही सवाल। सच बताऊं तो कोई रीजन नहीं है। क्या मुझे सच में किसी रीजन की जरूरत है तुम्हें बचाने के लिए। और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर 7 मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड्स पार्ट 2, जहां ग्रिफिथ और गर्ड्स बात कर रहे होते हैं। वहां तभी राज आ जाता है और कहता है अब तुम्हारी इंजरी कैसी है ग्रिफिथ। राजा को देखकर ग्रिफिथ झुक जाता है लेकिन गर्ड्स पूरा सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। राजा का नाइट उसे कहता है क्या तुम राजा का धिक्कार कर रहे हो। ग्रिफिथ के कहने पर गर्ड्स भी झुक जाता है। राजा कहता है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ, मेरे छोटे भाई से मिलिए, ड्यूक जूलियस, ये हमारे व्हाइट ड्रैगन आर्मी के जनरल हैं। ग्रिफिथ कहता है इट्स ऑनर टू मीट यू। राजा कहता है ग्रिफिथ तुम्हारी आर्मी काफी निडर होकर लड़ती है। जब भी मैं तुम्हें बैटल में देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग ये देखकर खुश नहीं है कि मैंने तुम जैसे कॉमनर्स को एक नाइट की पोस्ट दे दी, लेकिन कोई रैंक और कोई रूल एक जंग नहीं जिता सकते। उसे जीतने के लिए हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। मुझे आशा है कि तुम जैसे लोग हमारे नेशन की आगे भी मदद करेंगे। ग्रिफिथ कहता है मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी आगे भी मदद कर पाऊं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की झांक रही होती है। राजा कहता है ये मेरी बेटी शार्लेट है। राजा कहता है ये स्ट्रेंजर से थोड़ा डरती है, इसीलिए ज्यादा पहले से बाहर भी नहीं जाती। अब क्या ही कहूँ, इसे मैंने ही बिगाड़ा है, मेरी इकलौती संतान जो है। और फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसेस भी वहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही ग्रिफिथ उसे पकड़ लेता है। तभी जूलियस आकर ग्रिफिथ के कस कर चाटा मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसेस को छूने की। गर्ड्स ये देखकर उसे पेलने जाने ही वाला होता है कि ग्रिफिथ उसे रोक लेता है। मुझे माफ करिए जनरल जूलियस। और फिर वो वहां से चला जाता है। बाद में जूलियस से मिलने महल का एक मिनिस्टर आता है जिसका नाम होता है फॉस। वो उसे बताता है कि हर साल जो हंटिंग का इवेंट होता है जिसमें राजा खुद शिकार करने के लिए जाते हैं और हर साल मिडलैंड के सबसे होनहार व्हाइट ड्रैगन के नाइट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जाते हैं। जूलियस कहता है हाँ तो इसमें क्या। फॉस कहता है इस साल आपके व्हाइट ड्रैगन की जगह बैंड ऑफ द हॉर्स के मेंबर्स जाएंगे। जूलियस कहता है ये कैसे हो सकता है, वो 2 कौड़ी के मर्सनरीज अब हमारी जगह लेंगे, आखिर राजा सोच क्या रहे हैं। फॉस कहता है अगर तुम सही से देखोगे तो हॉक्स ने हर बड़ी बैटल जीती है इतने सालों में और मिडलैंड को भी काफी फायदा हो रहा है उनकी वजह से। ग्रिफिथ को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपकी जगह लेने में।
जनरल, जूलियस कहता है, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। फॉस अब घुमा के बात करता है। ये मिनिस्टर फॉस रामायण में जैसे मंत्रा नहीं होती वैसा ही है। वो कहता है हंटिंग के वक्त कुछ भी हो सकता है। काफी सारे जंगली जानवर होते हैं जंगल में जो तुम पर हमला कर सकते हैं। जूलियस कहता है, कहना क्या चाहते हो? फॉस कहता है कि गलती से किसी जानवर की जगह किसी इंसान को भी तीर लग सकता है। एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। जूलियस फिर समझ जाता है और कहता है, सही कहा, ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में गर्ड छत पर लेटा चांद को देख रहा होता है और ग्रिफिथ की बोली बात के बारे में सोच रहा होता है कि उसने बिना किसी रीजन के मुझे बचाया। ऐसा किसी ने आज तक मेरे लिए कभी नहीं किया। और फिर वो तलवार उठाकर कहता है कि आज के बाद मैं तलवार सिर्फ उसके लिए उठाऊंगा। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। और उधर मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ तुमसे बातें करने के लिए, तो जल्दी जाकर फॉलो करो। हम बहुत करीब हैं 20K के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। तुम्हें गॉड्स की कसम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। जल्दी से 5K हिट करने। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। भाई खाना